माशी के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि अहमदपुर से ट्रांसफर होकर लातूर जब शरण कुमार लिम्बाले जी आते हैं तो किराए का घर मिलना उनके लिए दूभर हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने जूठन खंड 2 में देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में के संदर्भों में पढ़ा था कि वहां पर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को भी किराए का घर नहीं मिल पा रहा था जातिवाद के चलते, और मणिकर्णिका में तुलसी राम जी के साथ भी यही समस्या थी कि जातिवाद के चलते उन्हें कोई कमरा किराए पर देने को तैयार नहीं था। तब वे जाति बदलने के लिए विवश हो गए थे और यूनिवर्सिटी में उन्हें हर कोई जानता था कि वे किस जाति से हैं, लेकिन किराए के मकान में उन्हें लोग नहीं जानते थे कि वे किस जाति से हैं। तो वही समस्या यहां शरण कुमार लिम्बाले जी के साथ भी मुंह बाय खड़ी है और किस प्रकार घर न मिलने की वजह से वे भीमनगर जाकर, जो कि शमशान भूमि है, वहां पर रहने लगते हैं सपरिवार। तो अब हम वहां से आगे का जिक्र पढ़ेंगे। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, फूल जौहार। दुर्वासा जब अपने लड़के को लेकर मुझे बुलाने के लिए आया तब मुझे काफी आश्चर्य लगा। मैंने सोचा संभवतः इसने दूसरी शादी की होगी। 5 वर्ष पूर्व की यादें ताजा हो उठी। दुर्वासा का विवाह उसकी बहन की लड़की के साथ हुआ था। दोनों कुछ महीनों तक हंसते खेलते रहे, मतलब मामा भांजी में ही संबंध। परंतु कुछ ही दिनों बाद दुर्वासा की पत्नी पर भीमाण अन्ना नामक सेठ साहूकार ने कब्जा कर लिया। माफ कीजिएगा, मराठी बिल्कुल भी नहीं चढ़ पा रही है मेरी जुबान पर। मराठी और कर्नाटक के जो शब्द हैं, खासकर नाम के प्रोनाउंसिएशन। परंतु कुछ ही दिनों बाद दुर्वासा की पत्नी पर भीमाण्णा नामक सेठ साहूकार ने कब्जा कर लिया। गांव और बस्ती में हो हल्ला हुआ। दुर्वासा ने अपनी पत्नी और भीमण्णा को रंगे हाथ पकड़ लिया और दरवाजा बाहर से बंद कर लिया। उसी समय अपनी बहन को संदेशा भेजा, तेरी लड़की कुएं में गिरकर मर गई। दुर्वासा की बहन और जीजा जी रोते हुए आए और उसने दरवाजा खोलकर असलियत बतला दी। उस समय दुर्वासा अपनी पत्नी के कान, स्तन और नाक काटने के लिए चाकू लिए तैयार था। सगी बहन की वह लड़की पर सबने बीच बचाव किया। दुर्वासा गुस्से से थरथरा रहा था। इस घटना के बाद आज 5 वर्ष हो गए हैं। दुर्वासा की पत्नी ने भी मुझे संदेशा भेजा। मैं आश्चर्यचकित हुआ। दुर्वासा अब अपनी पत्नी के साथ मजे से जी रही है। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं घर की ओर निकला तो लड़ाई झगड़े की आवाज दूर से ही सुनाई दे रही थी। नागी रो रही थी, मसामा गुस्से से लाल पीली हो रही थी। चंदू चुपचाप बैठा था। चंदू ने दूसरी शादी की थी पर वह मान नहीं रहा था। मसामा चिढ़ गई। नागी का भविष्यफल उसके सामने था। मसामा चंदू से कड़े स्वर में पूछ रही थी और वह खामोश था। अंत में मसामा ने कहा, अरे वह तलवार इधर ले आ, देखें ये कितनी देर सच को छिपाता है। नागी रो रही थी। चंदू आखिर मान गया, उसने शादी की है। मैं बाहर से ही सब सुन रहा था, भीतर जा नहीं सका, चुपचाप वापस आ गया। तो यही वे परिस्थितियां थी जिनकी आशंका शरण कुमार जी को थी कि कितनी सफल होगी चंदू और नागी की शादी, क्योंकि चंदू जो है वो पटेल का लड़का था। दादा, संता माया और मैं खाना खा रहे थे। इतने में गोंधली समाज का पांडुरंग भागता आया। उसकी पत्नी के पेट में दर्द हो रहा था। संता माया ने थाली सरका दी और प्रसूति के लिए निकल गई। छुट्टियां खत्म हो रही थीं। पत्नी कुसुम प्रसूति के लिए वार्षी रुकी थी। उसके यहां भी जाना था। लौटते समय सोलापुर में एक दिन रुकने की इच्छा थी। मैं शाम की बस से निकलने की तैयारी करने लगा। मैं लौटने वाला था, इसलिए सब इकट्ठा हुए। संता माए, दादा, काका, मसामा, नागू, चंदू, वनमाला, प्रमिला, सुनंदा, श्रीकांत, इंदिरा सभी विदाई के लिए इकट्ठे हो गए। बस चलने में देर थी। हम सब में केवल चंदा मां नहीं थी। उनका अभाव हम सभी महसूस कर रहे थे। बस आई, मैं बैठ गया। दादा मेरे पास आए। सोच समझकर पैसे खर्च किया कर, उन्होंने कहा। कंडक्टर के पास गए। मेरा नाती है, टेलीफोन में साहब है, उन्होंने कंडक्टर से कहा। कंडक्टर ने सीटी दे दी। बस चली। मैं क्षण क्षण घर से दूर दूर
जा रहा था। तो यहां पर एक जिक्र है कि किस प्रकार उनके दादा, संता माए, मसामा सभी को उनके तरक्की करने की खुशी है, लेकिन वहीं कभी कभी जब ये लोग उनसे मिलने जाते हैं तो किस प्रकार लिम्बाले जी जो हैं इनसे छिटक कर दूर हो जाते हैं, या उनका ये सोच हो जाती है कि जितनी जल्दी ये लोग यहां से रफा दफा हो जाए उतना अच्छा। तो बहुत सारे विचारों का भी इसमें उलझन दिखाई देती है। सोलापुर उतर गया। एक पुराने दोस्त से भेंट हो गई। उसने होटल में चाय पिलाई, घर चलने का आग्रह किया। मैं उसके आग्रह को टाल नहीं सका। माने मेरा मित्र देहात का भयावह दरिद्रता से संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचा है। अब वह किसी बैंक में नौकरी कर रहा है। उसके आचार विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। अपनी मां को वह गांव से शहर ले आया है। उसकी शादी भी हुई है। झोपड़ी में रहने वाला यह आदमी आज प्रस्थापित हो गया है। थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी उसकी पत्नी, काफी ढंग से उसने सजाया है। मेरी पुस्तक प्रकाशित हुई है, इसका उसे कुछ भी पता नहीं था। वह जन्म से दलित था, पर दलित साहित्य उसने पढ़ा नहीं था। तो इसका जिक्र लेखकीय भूमिका में भी वे करते हैं कि वे अपनी पत्नी से किताब छुपाता था, शरण कुमार लिम्बाले जी की लिखी हुई, कि कहीं पत्नी को यह ना पता चल जाए कि असलियत क्या है उसकी। तो उसी का जिक्र यहां पर है शायद। माने की मां बड़े संकोच से मुझसे बातें कर रही थी। माने की ये मां फटी पुरानी साड़ी पहने गोबर उपलियां इकट्ठी करती घूमती। 9 गज की साड़ी पहनने वाली हीरामा वशी 6 गज की साड़ी पहने खड़ी थी। चोली की जगह ब्लाउज पहने थी। केश रचना भी बदल चुकी थी। माने अब साहब हो चुका था। साहब की मां को साहब की मां की तरह ही रहना चाहिए ना। सवेरे में वार्षी के लिए निकला। निकलते समय नजर अचानक लॉज पर गई। एक नया विश्व दर्शन हो रहा था। चंद्या और उसकी पत्नी लॉज में रुके थे। इसी शहर में चंद्या की 2 बहनें हैं, पर वह झोपड़ियों में रहती हैं। चंद्या के पास अब पैसे थे। जब पैसे नहीं थे तब की बात भिन्न थी। अब नौकरी है, सुशिक्षित पत्नी है। अब वह मध्यम वर्गीय हो चुका है। अब वह लॉज पर ही उतरेगा, बहन के पास क्यों जाएगा। तो इस चीज का मैं समझती हूं कहने का अधिकार शायद लिम्बाले जी को नहीं है, क्योंकि वे भी अपनी घर से अपनी बहन की और जीजा की स्थिति देखते हुए भी, नागी और चंदू के बीच में झगड़े होते हुए भी घर में जाने की बजाय चुपचाप सुनकर लौट आते हैं। और जब वे जिक्र करते हैं कि संता माई जब इनसे हॉस्टल में मिलने आती हैं तो कैसे हॉस्टल के रूम में लेके जाएं, इसलिए वे उन्हें दूर दूर रखते हैं। और उससे पहले भी एक प्रसंग है कि जब वे लोग मीट ले आते हैं और ये जिस बस्ती में रह रहे होते हैं, इन्हें अगर ऐसा आभास लगता है कि गली वालों को पता चल जाए, अड़ोसियों पड़ोसियों को, तो इनकी क्या दुर्गति होगी। वार्षी की बस पकड़ी। लातूर जाना जरूरी था। छुट्टियां खत्म हो रही थी। अनेक समस्याओं से मैं घिर रहा था। आंधी की तरह घूम रहा था अपने ही बीच। मेरे साथ नीली टोपी वाला एक प्रौढ़ व्यक्ति भी यात्रा कर रहा था। शायद वह रिपब्लिकन वाला हो। उसे बैठने के लिए मैंने जगह दी। संभवतः मेरी जाति को वह भांप गया था। वार्षी स्टैंड पर ही पता चल गया कि कुसुम को लड़का हुआ है। लड़के का नाम अनार्य रखने का निश्चय मैं पहले ही कर चुका था। छुट्टियां बढ़वा ली। हनूर को पत्र द्वारा सूचित किया। उम्र के 27वें वर्ष में मैं अनेक जिम्मेदारियां लिए जी रहा हूं। 18 वर्ष की आयु से पूर्व ही पत्नी 3 बार गर्भवती हुई। यह एक खेल चल रहा है सीसॉ का। जीवन का भी ऐसा ही स्थिति है, उतार चढ़ाव। ये कितनी ऊंचाई पर कि ऊपर देखूं कि सिर पर टोपी नीचे गिर जाती है, और ये इतनी गहराई कि नीचे देखूं तो आंखों में अंधेरा छा जाता है। आज रमजान की ईद है, दादा की ईद। दादा ने बुधवार के बाजार में शर्ट टोपी खरीदी होगी उधार। मस्जिद में नमाज पढ़ने गया होगा। संता माए किसी मुसलमान के घर शूर खुमा मांगने गई होंगी। दादा की मृत्यु के बाद उसका जनाजा कौन उठाएगा? मुसलमान कैसे आएंगे? दादा का क्रियाकर्म क्या मुसलमान करेंगे? फिर दादा को कहां दफनाया जाएगा? दादा के शव का क्या होगा? उसकी शमशान भूमि कहां है?
संतामाई मसामा की मृत्यु के बाद उनके क्रियाकर्म के लिए क्या लोग इकट्ठे होंगे? व्यवस्था का यह चक्रव्यूह क्या ऐसा ही रचा गया है? इस नीति अनीति को किसने बनाया है, क्यों बनाया है? मेरे जन्म को ही अगर अनैतिक घोषित किया गया हो तो मैं किन नीतियों का पालन करूं? तो कई सारे प्रश्न एक साथ वे करते हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा सा मुझे अचंभा होता है कि इतने सारे वे प्रश्न कर रहे हैं कि दादा की मृत्यु के बाद क्या होगा, मसामा और संता माए के बाद क्या होगा। तो शरण कुमार लिम्बाले जी हैं, उनकी बहनें हैं, और जो भी अड़ोसी पड़ोसी होंगे वो सब उनका समाज है। तो यहां पर शरण कुमार लिम्बाले जी ने एक बार भी ये जिक्र नहीं किया कि यदि कोई नहीं होगा तो मैं ये सब कुछ करूंगा। तो ये थोड़ा सा मुझे आधी अधूरी सी लगती है, और विचारों की उलझन यहां पर भी स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। और इसी के साथ ये आत्मकथा अक्करमाशी समाप्त होती है। और इस अक्करमाशी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका जो परिशिष्ट है वो पूरा कहानी के बाद दिया है, आत्मकथा के बाद दिया है। जनरली हम इसे पहले पढ़ लेते हैं, तो ये मैं पढ़ लेती हूं। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, 10 से 12 पन्नों का है, जो 2 एपिसोड में पूरा हो जाएगा। चलिए परिशिष्ट मैं पढ़ना शुरू करती हूं। मैंने लिखना कब शुरू किया, कैसे लिखा, क्यों लिखा, क्या लिखा, इसकी जब कभी मैं खोज करने लगता हूं तो मुझे अपने पर आश्चर्य होने लगता है। मुझे लगता है कि ये शरण कुमार लिम्बाले जी ने आखिर में इसलिए दिया है क्योंकि उन्हें ऐसा लगा होगा कि ये विचार जो है उनको पढ़कर लोगों में उलझन हो सकती है, और हो सकता है संभवतः ये बाद में ऐड किया गया हो, क्योंकि बहुत सारे लेख जो हैं वो आगे उन्होंने लिखे हैं कि अक्करमाशी क्या है, उसके बारे में लोगों की क्या सोच है, और लोग उसको किस पूर्वाग्रहों से पढ़ रहे हैं और किन पूर्वाग्रहों से पढ़ने की जरूरत नहीं है। और बाद में ये परिशिष्ट अंतिम में देने का यही मतलब रहा होगा कि जो भी उलझन लोगों के मन में अक्करमाशी पढ़ने के बाद रही होगी वह सुलझ सके। तो उस नाते ये मत सोचिए कि अक्करमाशी खत्म हो गई है तो परिशिष्ट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकती हूं, मैंने इसको पढ़ा है और अक्करमाशी से कम रोचक तथ्य इसमें नहीं है, तो इसे पढ़ना मुझे लाजमी लगा। चलिए, जब कभी मैं खोज करने लगता हूं तो मुझे अपने पर आश्चर्य होने लगता है। मेरे लेखन के मूल में मेरी परिस्थितियां रही हैं, परिस्थितियों ने ही मुझे बनाया और मेरे लेखन को भी। इसी कारण मुझे और मेरे लेखन को समझने के लिए मेरी परिस्थितियों को समझ लेना अनिवार्य है, क्योंकि यहां से बैठकर हम लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं, चाहे तुलसी राम जी हों, चाहे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हों। बाकी सबका जब पढ़ेंगे तो हम उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी यही 2 पढ़ी हैं हमने। तो उनके साथ और लिम्बाले जी के साथ एक जो बहुत बड़ा डिफरेंस ये था कि उनके पीछे उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, परिवार का साथ था, लेकिन लिम्बाले जी के साथ कोई नहीं था। उनको अक्करमाशी कहकर गाली दी जाती थी, अछूतों में भी अछूतों जैसा उनके साथ व्यवहार किया जाता था। तो इसीलिए उनकी परिस्थितियों को समझे बगैर कोई भी मूल्यांकन करना ठीक नहीं है। यही उनको उनका कहने का मतलब है अपने पाठकों से। कक्षा 5वीं 6वीं में जब था तब मैंने लिखना आरंभ किया। संभवतः तब मेरी आयु 11-12 वर्ष की रही होगी। छोटों द्वारा बड़ों के अनुकरण जैसा यह लेखन था। प्राथमिक कक्षा की आयु में मैंने जो लिखा वह केवल बाहरा खड़ी लिखने जैसा था। मैंने लेखन की शुरुआत कब की, इसका संकेत देने के लिए मात्र इस लेखन का महत्व है। मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ। मेरे गांव में प्रतिवर्ष गर्मी के दिनों में मेला लगता था। इस मेले के बहाने गांव में पौराणिक विषयों पर नाटक खेले जाते। हम ये नाटक खेलते और इन नाटकों के महत्वपूर्ण प्रसंगों का नाट्यकरण करते। हम में से कोई एक भीम होता, कोई दुर्योधन, कोई द्रौपदी। हमें जैसा सूझता वैसे संवाद हम कहते। हमारे से भी छोटी आयु के लड़के लड़कियां प्रेक्षक हो जाते, दर्शक हो जाते। बाद के काल में मैं आसपास के देहातों में खेले जाने वाला नाटक देखने जाने लगा। ऐसे नाटकों के दृश्यों, गीतों और संवादों का गहरा प्रभाव मन पर होता। ये नाटक हमें खेलने के लिए विषय देते।
गांव में मेला लगता और हमारी बस्ती में अंबेडकर जयंती मनाई जाती। इसका भी मन पर गहरा असर होता। अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम के लिए आसपास के देहात से भीम गीत गायन स्पर्धा के लिए स्पर्धक आते, स्पर्धाएं होती। भीम गीतों का असर मन पर होता। हमारी बस्ती की भीम गीत गायन पार्टी के साथ मैं भी दूसरे गांव के लिए जयंती के लिए जाता। अंबेडकर जयंती के कारण भीम गीतों की पंक्तियां होठों पर होती। इस कारण भीम गीत कहने लिखने की इच्छा होती। मेले में मंचित नाटक और अंबेडकर जयंती के गीत, इन दोनों के परिणाम स्वरूप मेरे मन में अक्षरों और शब्दों के प्रति आकर्षण पैदा हो गया। तो ये सब वो सारी चीजें हैं जो हमें आत्मकथा में हमने नहीं पढ़ी हैं। तो इसलिए इस परिशिष्ट को मिस मत कीजिएगा, ये सोच करके आत्मकथा के बाद लिखा ही क्या होगा। गांव में दो पार्टियां अदल बदल कर ग्राम पंचायत पर चुनकर आती, उनमें स्पर्धा होती। गांव में दो मंदिर उन्होंने बांट लिए थे। एक पार्टी विठल मंदिर में तो दूसरा महादेव मंदिर में पोथी वाचन आयोजित करती। सावन मास में दोनों मंदिरों में पोथी वाचन का कार्यक्रम होता। जिस मंदिर में पोथी ढंग से पढ़ी जाती वहां मैं जाता। रामायण, महाभारत, मार्कंडे पुराण, नवनाथ कथा सागर, पांडव प्रताप, शिवलीला मृत, भगवत गीता आदि ग्रंथ अदल बदल कर पढ़े जाते। एक व्यक्ति इन ग्रंथों में लिखी पंक्तियों को सस्वर पढ़ता, दूसरा उसका भावार्थ बतलाता। गांव में इन मंदिरों के कारण मेरा परिचय पौराणिक साहित्य से हुआ। कथानक के कारण पौराणिक साहित्य के प्रति आकर्षण बढ़ता गया। सवर्ण मंदिरों के भीतर हमारे आसपास गांव के जूते चप्पलों का ढेर होता। जूतों की और हमारी एक जगह थी, मतलब बैठने के लिए वही स्थान उपयुक्त इनको दिया जाता जहां जूते चप्पलों का ढेर होता। तो इस चीज का जिक्र तो आगे मतलब प्रसंगों में भी है। कक्षा किस तरह से बच्चे बैठा करते थे कक्षा में, उसमें भी इन्होंने लिखा है कि जहां जूते चप्पल पड़े होते थे वहां ये लोग बैठे होते थे और उन्हीं के पीछे मातंग लोग खड़े होते थे। सावन माह बड़ा प्यारा लगता क्योंकि महाभर कथा सुनने की सुविधा हो जाती। तो वो सारी उन परिस्थितियों का जिक्र कर रहे हैं कि आसपास देवी देवता, उसके अलावा कुछ और होता ही नहीं था और आयोजन इतने भव्य किए जाते हैं कि वो आकर्षित करते हैं। आप यदि कहीं घूमने जाएं तो वहां पर पर्यटक स्थलों पर इतने सारे मंदिर होते हैं और वास्तुशिल्प की दृष्टि से देखने के लिए अति उत्तम होते हैं। ये इतने खूबसूरत चीजों का जिक्र होता है और इतनी खूबसूरती से उनका प्रस्तुतिकरण होता है कि अनायास ही मन वहां जाने को करने लगता है। ये आकर्षित करती हैं चीजें। बाद के माहों में दादा कहानियां सुनाते, बदले में उनके पैर दबाने पड़ते। काका भी कहानी कहता परंतु उसकी पीठ दबानी पड़ती। बात बात में उन्हें कहानियों को दोहराता। मैं नई कहानियां कहने का आग्रह करता। मेरे आग्रह को सुनकर काका मुझे कहानियों की पुस्तकें पढ़ने के लिए लाकर देता। बेताल पच्चीसी, सिंहासन बत्तीसी, तोता मैना जैसी पुस्तकें पढ़ने को मिली। 7वीं 8वीं कक्षा तक की पुस्तकें मैं पढ़ चुका था। कक्षा के अध्ययन की अपेक्षा मुझे किताबें पढ़ने में अधिक आनंद आने लगा। पौराणिक साहित्य के वाचन के कारण मेरे बाल मन पर हिंदू धर्म तथा हिंदू देवी देवताओं का प्रभाव जबरदस्त रूप से बढ़ गया। मेरा बचपन शरारतों की अपेक्षा ईश्वर भक्ति में लग गया। तो इसीलिए बच्चा जैसा देखेगा, सुनेगा, करेगा, उसका आचरण भी वैसा ही होने लगता है। इसलिए यहां पर मैं दोबारा कहना चाहूंगी कि यदि एक बच्चा अपने माता पिता को अपनी जात छुपाकर रहते हुए देखता है, बात बात में दबते हुए देखता है, तो उसका स्वभाव भी इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, गाहे बेगाहे वैसा ही बन जाता है। इसलिए यदि आप ससम्मान अपने बच्चों को जीना सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले अपनी परिस्थितियों को सम्मानजनक बनाइए। कक्षा के अध्ययन की अपेक्षा मुझे किताबें पढ़ने में अधिक आनंद आता। पौराणिक साहित्य के वाचन के कारण मेरे बाल मन पर हिंदू धर्म तथा हिंदू देवी देवताओं का प्रभाव जबरदस्त रूप में पड़ गया था। मेरा बचपन शरारतों की अपेक्षा ईश्वर भक्ति में लग गया था। ये पंक्तियां दोबारा इसीलिए पढ़ी हैं कि आप इस चीज को समझ सकें कि अपने बच्चों को किस तरह अपने बनाना है। वन में जाऊं, तप करूं और ईश्वर को प्रसन्न कर लूं, ऐसी इच्छा होने लगी। मैं दिन में कई बार ईश्वर का नाम स्मरण करता। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उसी ने अपना भाग्य तथा समाज व्यवस्था
में स्थित स्थान निश्चित किया है, ऐसी धारणा बनने लगी। तो ये सब कुछ जो है वो सवर्णों के द्वारा रचा गया साहित्य है, जो दलित साहित्य से कोसों दूर है। हमारे गांव में 7वीं कक्षा तक ही स्कूल था। माध्यमिक शिक्षा के लिए पड़ोस के गांव में मुझे जाना पड़ा। मैं स्कूल नियमित नहीं जाता था, इसलिए मुझे छात्रावास में रखा गया। मेरे जीवन को नई दिशा देने वाले कारखाने के रूप में मैं इस छात्रावास की ओर देखता हूं। प्राथमिक स्कूल में मेरे मन में हुए देवधर्म, कर्मकांड आदि के कारण छात्रावास की भट्टी में जलकर खाक हो गए। इस छात्रावास में अनेक गांव के भिन्न भिन्न जाति के लड़के इकट्ठे रहते थे। मेरे कमरे में मेरे गांव के सवर्ण लड़के भी रहते थे। इस कारण हमारे बीच मानसिक अंतर नष्ट हो रहा था और धीरे धीरे हमारे बीच स्थित सामाजिक अंतर भी नष्ट होने लगा। छात्रावास में हम इकट्ठे रहते, कक्षा में इकट्ठे बैठते। गांव लौटने पर अलबत्ता मैं गांव के बाहर और वे गांव में, ऐसा विभाजन हो जाता। तो गांधी जी जब बोलते हैं कि गांव देहात जो हैं, असली भारत वहीं देखने को मिलता है, और उसका जिक्र वे बहुत मार्मिकता से करते हैं कि गांव में ही बसे रहना चाहिए, भागकर शहरों में नहीं आना चाहिए। तो क्यों कहते थे, उनकी मानसिकता को अब आप समझिए इस यहां से कि कैसे वहां वर्ण व्यवस्था कितनी सुचारू रूप से लागू की जा सकती है। इसीलिए गांव को वे भारत का आदर्श रूप कहकर उन्होंने अछूतों को फुसलाया है। मैं गांव में घूमने जाता तो महार, दलित, अछूत कहकर मेरी ओर हीन नजर से देखा जाता। ये गांव में क्यों घूम रहा है, छुआछात हो जाएगी, ऐसा कहकर गांव की औरतें मुझ पर बरसती। मन में भयावह डर लेकर मैं ही गांव में घूमता। गांव के सवर्ण लोगों की कुत्सित नजरों से मैं व्यथित हो जाता। मैं अपनी जाति के प्रति तीव्र अपमान महसूस करने लगा। मैं जाति व्यवस्था को गालियां देने लगा। यह विश्व ईश्वर ने निर्माण किया है और उसी ने हमें अस्पृश्य किया है, ऐसी मेरी भावना होने लगी। और इसी कारण मेरे मन में ईश्वर का अस्तित्व तेजी से हटने लगा। इस आयु में आलंकारिक भाषा में निबंध लिखने की इच्छा होती। आलंकारिक भाषा में लिखा साहित्य पढ़ते समय अच्छा लगता। हाई स्कूल की आयु में धर्म और ईश्वर का आकर्षण कम होकर सेक्स से संबंधित आकर्षण बढ़ने लगा। इसी कारण शेवंता के प्यार में डूब गया। यह एक और का प्रेम था। उसकी शादी जल्दी हो गई। कहानी उपन्यासों में वर्णित प्रेम और प्रेम भंग का अनुभव मैं नहीं ले पाया। वास्तव में ये किशोरावस्था में भिन्न लिंगी के प्रति होने वाला प्रेम या आकर्षण था। अपोजिट अट्रैक्ट्स ऐसा बोला जाता है अंग्रेजी में। उसके कारण बाद के वर्षों में मैं काल्पनिक प्रेम कविताएं लिख सका। बस इस तथाकथित प्रेम की इतनी ही उपलब्धि रही। हाई स्कूल के कालखंड में भयावह अकाल 1972 का 1972 का महाराष्ट्र का महाभयंकर अकाल का सामना करना पड़ा। इस अकाल के कारण देहातों में भयावह स्थिति पैदा हो गई। देहात पूर्णतः ध्वस्त हो गए। अनेक परिवार विस्थापित हो गए। जानवर बेहाल थे। खेती उजड़ चुकी थी। सभी ओर भयावह शोकाकुल स्थिति थी। देहात की समाज व्यवस्था की कमर ही टूट गई थी। शासन ने अकाल निवारणार्थ अनेक प्रयत्न किए। गांव गांव में अकाल राहत कार्य शुरू हो गए। इन राहत कार्यों में सभी वर्ण और जाति के लोग आते। आज तक जो घर के बाहर नहीं निकले थे, उन्हें सड़क पर आना पड़ा। सबको मिलकर काम करना पड़ा। एक ही प्रकार का काम, एक ही टैंकर से पानी पीना पड़ता था। सबको अकाल राहत केंद्रों पर दी जाने वाली सुखड़ी यानी कि अन्न एक प्रकार का पदार्थ खानी पड़ती थी। सरीखा काम, सरीखा वेतन और एक ही प्रकार का अन्न, एक ही बर्तन का पानी या टैंकर विद इन ब्रैकेट्स लिखा हुआ है। इस कारण अब तक समाज में स्थित विषमता पहली बार कांपने लगी। इस प्रकार प्रकृति ने विस्थापित समाज व्यवस्था का में मानो विस्फोट कर दिया था। गांव की रचना चरमराने लगी। हम लोगों को पहली बार स्वतंत्रता का अनुभव हुआ। अकाल की इस स्थिति में भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ गया। अकाल के कारण देहातों में दादागिरी, गुंडागर्दी, व्यभिचार और व्यसनाधीनता बढ़ने लगी। अकाल के कारण बढ़ती व्यसनाधीनता ने प्रस्थापित व्यवस्था को और अधिक कुचल दिया। इस भयावह अकाल को लेकर कभी लिखने की इच्छा नहीं हुई।
मुझे दरिद्रता की अपेक्षा अस्पृश्यता अधिक भयावह और अपमानजनक लग रही थी। तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि दरिद्रता के बजाय अस्पृश्यता ज्यादा भयानक है। मैं मैट्रिक उत्तीर्ण होकर कॉलेज गया। कॉलेज में प्रवेश पा गया। उस हॉस्टल में अधिकतर दलित छात्र थे। दलित छात्रों का स्वतंत्र संगठन था। कॉलेज में दलित छात्रों का अच्छा रुतबा था। इसी काल में मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का साहित्य पढ़ने लगा। दलितों पर हुए अत्याचार, अन्याय के समाचार सुनकर पढ़कर माथा भड़कता। जाति व्यवस्था के विरोध में चर्चाएं शुरू हुई। मन में विद्रोह की भावना उत्पन्न होने लगी, परंतु पाठ्यक्रम में अलबत्ता दूसरी ही दुनिया थी। तो पाठ्यक्रमों में एकदम पारंपरिक साहित्य हमको पढ़ने को मिलता है, जिसे हम सवर्ण साहित्य मान सकते हैं, जो सच्चाई से कोसों दूर होता है। उसी चीज का यहां पर बहुत खूबसूरती से सप्रसंग जिक्र किया है लिम्बाले जी ने। मध्यम वर्गीय लेखकों द्वारा लिखे काल्पनिक साहित्य को पढ़ रहा था। ऐसे ही मध्यम वर्गीय साहित्य पर मेरी साहित्यिक रुचि तैयार हो रही थी। अम्बेडकरवादी विचारों के कारण मेरे भीतर का कार्यकर्ता तेजी से तैयार हो रहा था, तो दूसरी ओर काल्पनिक मनोरंजनवादी साहित्य के कारण मेरे भीतर का लेखक जाग रहा था। आंदोलन की अपेक्षा में साहित्य में अधिक रुचि ले रहा था। महाविद्यालयीन जीवन में मैंने अनेक काल्पनिक नाटक लिखे। ये नाटक व्यवसायिक रंगमंच पर खेले जाने वाले नाटकों की तरह थे। मुझ पर मध्यम वर्गीय साहित्य का प्रचंड प्रभाव था। मैं सतत कल्पना की दुनिया में जीता, विचार करता, कल्पना करता, चिंतन करता और फिर कुछ नया सूझता। यह प्रक्रिया भीतर चल रही थी। मुझे बहुत कुछ सूझता, दिमाग झरने की तरह बहता। मैं भरपूर लिख रहा था, परंतु मेरे लेखन में मेरी वेदना, मेरा समाज और मेरे प्रश्न नहीं थे। तो अगेन बहुत ईमानदारी से अपनी बातों को सामने रख रहे हैं कि अचानक से एक छुआछात भरे माहौल से बाहर निकले हैं, छात्रावास में रह रहे हैं, विद्यालय में, महाविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, जहां पर गांव की अपेक्षाकृत छुआछात का माहौल जरा कम है। और वहां पर जिस प्रकार का साहित्य या जिस प्रकार की टेक्स्ट बुक में लिखी गई बातें होती हैं, वो सच्चाई से कोसों दूर होती हैं। लेकिन क्योंकि वही पढ़ा जाता है, वही पढ़ रहे हैं, तो सोच भी वैसे ही बनने लगती है, तब तक जब तक कि हम दलित साहित्य से होकर ना गुजरे। मेरे लेखन में मेरी कल्पना थी और प्रस्थापित साहित्य से उधार ली हुई शैली थी। ये सारा लेखन कृत्रिम, झूठा और बेबुनियाद था, परंतु इसका एहसास मुझे नहीं था। मध्यम वर्गीय समीक्षा का बड़ा जोर था। क्या लिखें, कैसे लिखें, इसका फॉर्मूला तैयार था। छापने वाले तय थे, लिखने वाले भी तय थे, पढ़ने वाले भी तय थे। इस चक्रव्यूह के बाहर कोई निकल नहीं सकता था। मध्यम वर्गीय लेखकों द्वारा लिखे साहित्य का जादुई जंगल में मैं भटक रहा था। तो कितनी खूबसूरती से सच्चाई यहां बयां कर रहे हैं कि सब कुछ प्री प्लान्ड होता है, पहले से ही तयशुदा होता है कि कौन छापेगा किसकी किताब, लिखेगा कौन, किसको प्राइज मिलेगा, सब कुछ तय होता है। और ऐसे में दलित साहित्य पुरजोर तरीके से आकर खड़ा हो गया है, तो इसका सारा श्रेय मराठी के दलित साहित्यकारों को जाता है। और जूठन आत्मकथा खंड 1 में पृष्ठ संख्या 129 129 पर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने और 129 से 130 तक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने कहा है कि दलित पैंथर्स का जो एक प्रयोग था मार्क्सवाद और अंबेडकरवाद को लेकर चलने का, वो असफल हो गया। लेकिन पैंथर्स कार्यकर्ताओं में जो मराठी साहित्यकार थे, उन्होंने जो चेतना जगाई लोगों के बीच में अपने साहित्य सृजन से, वो अद्भुत थी। उसने एक नए आयाम दिए आंदोलन को। तो दलित साहित्य का ज्यादा श्रेय जो है वो मराठी साहित्यकारों को जाता है, लेकिन क्षेत्रीय भाषाई जो मतलब लिमिटेशंस के चलते ये जन जन तक पहुंचने में सक्षम ना हो सका, जिसके लिए हिंदी साहित्यकारों ने कड़ी मेहनत करी। और उसी दौरान ओम प्रकाश वाल्मीकि जी भी मराठी साहित्यकारों के संपर्क में आए और वहां से उन्होंने जूठन के ऊपर अपनी सोचने की क्षमता बढ़ाई कि किस प्रकार अपनी आत्मकथा लिखी जाए। और बहुत से नाटक उन्होंने भी लिखे इन सब चीजों को लेकर।
मैं भटक रहा था, काल्पनिक प्रेम कविता, काल्पनिक नाटक लिख रहा था, लेखन हेतु संपूर्ण समीक्षा शास्त्र पढ़ रहा था। लेखक सरस्वती का पुत्र होता है, उसे विशेष शक्ति प्राप्त होती है, पर यह शब्द प्रभु होता है। देवदूत उसकी ओर से लिख लेता है, उसे सपने में सूझता रहता है। बादल उमड़ने घुमड़ने लगे हैं और जंगल में मोर नाचने लगे हैं और उसे सूझने लगा है, जो ना देखे रवि वह देखे कवि। ऐसी उसकी प्रतिभा होती है। लेखक के लिए चिंतन की, आत्मकला की, सौंदर्य की दृष्टि की जरूरत होती है। ऐसे में पढ़ता और सुनता तो जो जो कुछ पारंपरिक साहित्य में लिखा जाता है वो यहां वो बता रहे हैं। कुल मिलाकर लेखन किसी भी ऐरे गहरे का काम नहीं, ऐसा सिद्धांत था। सर्वमान्य मनुष्य इस क्षेत्र में पैर रख ही नहीं सकता। ये काल विशुद्ध और प्रखर अनुभूति की अपेक्षा कृत्रिम और झूठी कल्पना पर बल देने वाला था। मैं छटपटा रहा था, अपने सुर को पकड़ नहीं पा रहा था। कि छटपटाहट तो थी कि जो पारंपरिक साहित्य है, सवर्ण साहित्य है, वे असलियत से कोसों दूर है। और कहाँ है वो खिलने वाले कमल और वो नायक नायिकाओं के प्रसंग असल जिंदगियों में, अछूतों की। इन आरंभिक दिनों में मैंने समीक्षा से संबंधित कई मराठी पुस्तकें पढ़ी। इनमें मार्क्सवादी, यथार्थवादी और जीवनवादी ये शब्द मुझे नजदीक के लगने लगे। कलावाद की अपेक्षा जीवनवाद मुझे अर्थपूर्ण लगने लगा। जीवनवादी समीक्षा और साहित्य में प्राप्त कर पढ़ने लगा। यथार्थवाद ने मेरी आंखें खोल दी। कलावाद से मैं अलग हट गया। उच्च वर्गीय प्रगतिशील लेखकों ने जो दलित विषयक लेखन किया है, उससे मैं प्रभावित होने लगा। विभावरी शिरूरकर लिखित बली गोदावरी परुलेकर का जब इंसान जाग उठा पुस्तकों से साहित्य विषयक मेरी भूमिका ही बदल गई। जब मैं सवर्ण लेखकों द्वारा दलितों से संबंधित लिखी पुस्तकें पढ़ता तो मेरे मन में इन प्रगतिशील लेखकों के प्रति जबरदस्त आदर का भाव जागता। प्रगतिशील लेखक सवर्ण होते हुए भी दलितों के हक में लिखते हैं और अपने समाज के विरुद्ध भूमिका लिखते हैं। इससे मुझे आश्चर्य होता। तो अपने समाज का जो सच है उसको भी ये उजागर करते हैं कि यदि कोई कुछ काम करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले अपना ही समाज उसे शंकित नजरों से देखता है। प्रगतिशील लेखक सनातनियों से ना डरते हुए लेखन करते हैं। यह क्रांतिकारी घटना है, ऐसा मैं उन दिनों मानता था। मैं यथार्थवादी साहित्य की ओर आकर्षित होने लगा। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं विराम करते हैं और मुझे लगता है अगले एपिसोड में अगले 2 एपिसोड में ये परिशिष्ट जो है इसको हम पूरा पढ़ लेंगे और तब जाकर ये आत्मकथा समाप्त होगी। तो अगले एपिसोड तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद।